हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसकी यूनिट 4 जो है एमर्जिंग कंसर्न्स एंड एजुकेशन। उसमें टॉपिक एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस, लोकल इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड स्टेप्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, बट इससे पहले मैं इस यूनिट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आपको देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख लेना। शुरू करेंगे ये टॉपिक। बट गाइस, आप वीडियोस को तो देखते हो ना, बट वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ यार, वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। आई होप कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर जाने से पहले हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट है क्या, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, जिसको आप वातावरण भी कह सकते हो, वो है क्या। Environment can be defined as a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है वो लिविंग थिंग्स से भी बनता है और साथ में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे भी बनता है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं और जो नॉन लिविंग्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। वाइल ऑल लिविंग एलिमेंट्स आर एनिमल्स, जैसे सभी जानवर हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो सभी लिविंग है। साथ में प्लांट्स, फिशरीज, बर्ड्स, ये सभी लिविंग एलिमेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के। और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं जैसे वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक्स एंड एयर, ये सभी हैं नॉन लिविंग एलिमेंट। जो इन्वायरमेंट है ये बनता है इन दोनों के टोटल होने से, यानी कि लिविंग थिंग्स से भी और नॉन लिविंग थिंग्स से भी हमारा पर्यावरण बनता है। ये हो गई हमारी इन्वायरमेंट की बात। अब हम देखें कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है और वो क्यों जरूरी है। जो शब्द है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इन्वायरमेंट और दूसरा है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, यानी कि पर्यावरण शिक्षा। इन्वायरमेंट के बारे में हमने बात की कि ये सम टोटल है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो हमारे इर्द गिर्द है। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये ऐसा सिस्टम है कि जिससे हम नॉलेज दे सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या हुई? इन्वायरमेंटल एजुकेशन हुई कि हम अपने पर्यावरण के बारे में लोगों को शिक्षा प्रदान करें या फिर इंफॉर्मेशन दे हमारे पर्यावरण के प्रति। वो होगी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। Environmental education is a process that allows individuals to explore environmental issues, engage in problem solving, and take action to improve the environment. Environmental education वो प्रोसेस हुआ जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे environmental issues क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको हमें सॉल्व करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल एजुकेशन की हेल्प से। इसके बाद अभी हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, यानी कि उसका क्या एम है, हम क्यों इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस। हम लोगों को अवेयर करें कि हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं। और सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों को ये बताएं कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो पर्यावरण है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आगे हमें प्रॉब्लम्स होगी, तो हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है अपने इन्वायरमेंट के प्रति। एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपेशन, यानी कि हमें पार्टिसिपेट करना है इन्वायरमेंट को सेव करने में। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमें सेव करना है। एंड फोर्थ वन इज एटीट्यूड, यानी कि हमें ये एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है टुवार्ड आवर इन्वायरमेंट। हमें लोगों को भी जागरूक करना है। अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे लोग कहीं पर प्लास्टिक बाहर फेंक रहे हैं, हमें उन्हें बोलना है कि उनको डस्टबिन्स में फेंको। हमें खुद में भी वो एटीट्यूड डेवलप करना होगा, तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। एंड फिफ्थ वन इज स्किल। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका ये भी एम है, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो बच्चे हैं उनमें ये स्किल डेवलप करने की उन्हें अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है, उनकी डे टू डे लाइफ उस तरह से हो जिससे वो अपने इन्वायरमेंट की सुरक्षा कर सके, ना कि उसको खराब करें। एंड सिक्स्थ वन इज नॉलेज।
सो मेन थिंग इज़ नॉलेज, कि हमें नॉलेज इम्पार्ट करना है, जो हमारी जनरेशन्स हैं उन्हें हमें सिखाना है कि ये सही है ये गलत है, आपको इस तरह से अपने जो पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और इस तरह से ये गलत है। तो हमें नॉलेज प्रोवाइड करना है थ्रू द मीडियम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसलिए हम छोटे बच्चों को ईवीएस की बुक अलग से लगाते हैं कि उसमें सब कुछ दिया होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। तो उस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्कोप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका क्या क्या दायरा है, उसके क्या क्या एरियाज हैं, वो किस किस जगह पर काम करती है। सो फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक एरिया है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो रही हैं। एंड सेकेंड वन इज पोल्यूशन। पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कंजर्व करना है, जैसे हमारे तालाब हो गए, वावड़ियाँ होगी। एंड रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकलिंग थिंग्स। हमें चीज़ों को जो हमारे यूज़ है उनको कैसे कम करना है, या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बार बार कैसे यूज़ करना है, या फिर हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं थिंग्स को, वो भी हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिखाती है। साथ में हेल्थ एंड हाइजीन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है, जो पर्यावरण शिक्षा है, वो हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना है, हमें हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, कि हमारी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, हम क्या खाना हमें प्रेफर करना चाहिए, और न्यूट्रिशन हम किस तरह से लेनी चाहिए, ये सब हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिखाती है और ये सब इसके एरियाज़ हैं। हमने बात कर ली इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यानी कि ऐसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ऐसे इश्यूज़ जो सिर्फ हमारे इंडिया के नहीं हैं, जो सभी देशों के हैं, जो पूरे ग्लोब के इश्यूज़ हैं, वो हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस। So the environmental crisis is a situation in which environment is affected by one or more very serious problems। यानी कि सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। सो वो होती हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस। सो जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो वो भी प्रॉब्लम है। और साइंटिस्ट ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि अबाउट 2025 तक 9 to 10 बिलियन पीपल हो जाएंगे हमारे ग्लोब में। सो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, एक तो ये कि रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, माल न्यूट्रिशन बढ़ेगी, हंगर बढ़ेगी, और माल न्यूट्रिशन होगी बच्चों में तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो बच्चे फिजिकली स्टंटेड होंगे। सो ये प्रॉब्लम आएगी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। एंड सेकेंड पॉइंट इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का अर्थ है कि जो हमारी ओजोन लेयर है एनवायरनमेंट में, वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि वो धीरे धीरे थिन होती जा रही है। तो वो थिन क्यों हो रही है, वो थिन हो रही है इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री से हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। सो जैसे जैसे वो केमिकल कंपाउंड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ओजोन लेयर की डिप्लेशन होती जाएगी। और ओजोन लेयर का क्या काम है, ओजोन लेयर का काम है कि जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे बचाना हमें। सो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो उससे सभी को खतरा है। उससे क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे स्किन कैंसर, वो इन अल्ट्रा वायलेट रेज से होता है। सो जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होगी वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। सो ये भी बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। एंड थर्ड पॉइंट इज एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। जब हमारी रेन का पीएच कम हो जाता है 5 से, तब वो हो जाती है एसिड रेन। और वो क्यों होती है, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जो हम गैसेस, हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसका रीजन है एसिड रेन। और उससे हार्मफुल एसिड बनते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। जब वैसी रेन आएगी एसिड वाली तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी फॉर जो भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए, और जो भी लैंड पे रहते हैं उनके लिए भी। सो ये भी एक मेजर इशू है। एंड फोर्थ जो है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है कि जब सॉइल की ऊपर वाली लेयर जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल। उसके बहुत सारे रीजन है, चाहे वो एक्सेसिव रेन से हो, विंड से हो, तो वो है सॉइल इरोजन के रीजन। फिफ्थ मेजर एनवायरमेंटल क्राइसिस है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज।
बहुत सारी स्पीसीज एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, यानी कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, वो खत्म होने की कगार पे हैं। उसके भी बहुत सारे रीजन है, या फिर हंटिंग, एक्सेसिव हंटिंग की वजह से भी एक्सटेंशन हो रहा है, सो वो भी इशू है। 6th वन इज ग्लोबल पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी है वो बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाने का भी नहीं है, सो पॉवर्टी बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। 7th पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर डे बाय डे रेज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, जो पीने लायक पानी है वो कम हो रहा है, ओशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो वो भी एक इशू है। 8th वन इज डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों का कटाव। लोग वनों को काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। सो वन कटेंगे तो ऑक्सीजन लेवल में भी कमी आएगी, उससे बहुत सारे डिजीजेस आ रही है, ब्रीदिंग के इश्यूज आ रहे हैं, सो वो भी इशू है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कुछ ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, एक्सेसिव हीट हो गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिश ज्यादा हो रही है, तो वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जैसे आप भूकंप कह सकते हो, अर्थक्वेक्स, सुनामीज होगी, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं जो हम पर खतरा है। एंड राइज इन ओशन लेवल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो समुद्र है उनका लेवल राइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, बारिश ज्यादा हो रही है, उससे ओशन का लेवल बढ़ रहा है। अगर ओशन का लेवल बढ़ता गया तो बहुत सारे शहर जो समुद्र के पास बसे हुए हैं उनमें पानी आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी एक इशू है। एंड श्रिंकिंग ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाईज, जो हमारी फ्रेश वाटर सप्लाईज हैं, जैसे हमारे तालाब हो गए, कुएं हो गए, वो कम होते जा रहे हैं, वो श्रिंक होते जा रहे हैं, उनका पानी जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम उस वाटर को यूज कर रहे हैं, फिर वो कम होता जा रहा है, तो वो भी इशू है। एंड पोल्यूशन, मेजर थिंग इज पोल्यूशन। जैसे आप देखोगे दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, दिन में भी धुंध रहती है, सो वो सब है पोल्यूशन की वजह से। एक्सेसिव धुआं रिलीज हो रहा है, एक्सेसिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो सब इश्यूज हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो इन सभी इश्यूज पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें एजुकेट करना चाहिए, लोगों को एनवायरमेंटल एजुकेशन देनी चाहिए कि हम उनको कैसे कम कर सकें या फिर रोक सकें। तो यहाँ तक बात की हमने ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस की। इसके बाद हम बात करेंगे लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज। सो जब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं, इन्वायरमेंट में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये सब चीजें बाहर हो रही हैं, बट वो ये नहीं देखते कि ये सब हमारे घर में भी हो सकता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो घर के इनसाइड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पोल्यूशन घर के अंदर होता है एज कम्पेयर टू अगर आप बाहर देखो। हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी इश्यूज होते हैं, हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा नहीं होता अगर हम उसको फिल्टर ना करें, उसको उबाल के यूज ना करें, तो वो भी एक इन्वायरमेंटल इशू ही है। सो अगर हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी हम बाहर का एनवायरनमेंट देख पाएंगे, तभी हम बाहर के एनवायरनमेंट को सुधार पाएंगे। सो इससे बेटर है कि पहले हम अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक करें, उसको साफ रखें, फिर हम बाहर के एनवायरनमेंट को भी ठीक रखें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग हेल्दी एंड हैप्पियर होम। क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के रिस्क को समझना चाहिए, अगर हम उसको समझेंगे तभी हम अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट लोगों के लिए भी बना सकेंगे, और जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाकर रख पाएंगे। सो ये बात कहेगी इस पूरे पैराग्राफ में, तो आप एक बार पढ़ के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं जो लोकली होते हैं। पहले हमने ग्लोबल की बात की, यानी कि जो पूरे अर्थ के इश्यूज हैं, हम देखेंगे कि लोकल इश्यूज क्या क्या हैं। सो पहले हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, फिर हम देखेंगे कि रूरल एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हम एक एक करके बात करेंगे कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वाटर लॉस। वाटर लॉस हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्बन एरियाज में पानी की कमी उतनी ही हो रही है। सेकेंड वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, नए नए फ्लैट्स बनाने के लिए, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज है। हैबिटेट लॉस, यानी कि जैसे लोगों ने झुग्गी झोंपड़ियां बनाई होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले आते हैं, उनकी हैबिटेट, उनके जो घर हैं उनको उजाड़ देते हैं, वहां पर वो अपनी फैक्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो उनकी हैबिटेट लॉस हो रही है, उनका जो घर है वो जा रहा है। सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी की जो ऊपर वाली परत है वो जा रही है।
इंडोर पोल्यूशन बहुत है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे घर में ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अगर हम बाहर की बात करें, हमारा जो घर का वातावरण है हमें पहले उसको ठीक रखना है, फिर उसके बाद बाहर का वातावरण ठीक करना है। एयर पोल्यूशन बहुत है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दिल्ली का, तो वहाँ पर बहुत प्रदूषण है, एयर प्रदूषण है वो। एंड सीवेज की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ सीवेज की पाइप्स ओपन है, वो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो ये सब इश्यूज हैं अर्बन एरियाज के। अब हम बात करेंगे कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर क्या क्या एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन इज पोल्यूशन बहुत है, कुछ लोगों को पता नहीं है, जागरूक भी नहीं है लोग कि ये जो कूड़ा कचरा है उसको हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है। एंड इशूज ऑफ पब्लिक हाइजीन का इशू है, लोगों को पता नहीं कि किस तरह से साफ सफाई रखनी है, अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर क्लीन वाटर नहीं मिलता है पीने के लिए, तो वो भी एक इशू है। एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, डिस्पोजल नहीं होता है, नालियाँ ऐसे खुली रहती हैं, सो वो भी इशू है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रूरल एरियाज में भी पॉपुलेशन बहुत है, अर्बन एरियाज में भी पॉपुलेशन बहुत है, सो वो भी एक इशू है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी तक भी स्कूल्स नहीं है, और वो लोग स्कूल्स, उनको पता ही नहीं है कि स्कूल हैं क्या। सो लैक ऑफ एजुकेशन नहीं होगी तो हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर पाएंगे। सो वो एक रीज़न है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज़ करें कि हमारी क्रॉप अच्छी हो। क्रॉप तो अच्छी होगी, वो दिखेगी अच्छी, बट वो अंदर से अच्छी नहीं होगी। एक तो वो बीमारियां क्रिएट करेगी, साथ में हमारी सोइल भी उससे खराब हो जाएगी। सो ये सब है लोकल इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो ये थे लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज। आप एक बार इनको ऐसे पूरा देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप बाद में भी इनको पढ़ सकें। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है, वो है स्टेप्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन, यानी कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसको रीजनरेट करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज रिसाइकलिंग। इन सभी को बाद में हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, पहले हम एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। सो रिसाइकलिंग, देन रिड्यूस वाटर कंजप्शन, reduce the use of electricity, plant more trees, grow vegetables, composting, use rechargeable batteries, quit smoking and agroforestry। अब एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज रिसाइकलिंग, यानी कि हम वैसी वस्तुएं खरीदें, हम वैसे प्रोडक्ट्स खरीदें जिनको हम बार बार यूज़ कर सकें या फिर जो रिसाइकल हो सकें। क्योंकि हम उस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जो बायोडिग्रेडेबल होंगे या फिर बार बार यूज़ किए जा सकेंगे, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो ग्लास होता है ना, ग्लास जार, उसको अबाउट मिलियन ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। या फिर अगर हम ग्लास का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे रिसाइकल कर सकें। हमें उनको बाहर ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने बाहर फेंक दिया उनको तो 1 मिलियन ईयर लग जाएगा उनको डिकम्पोज होने के लिए। सो उससे बेटर है हम उन्हें रिसाइकल करने के लिए दे दें, या फिर हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो रीयूजेबल हों या फिर बायोडिग्रेडेबल हों, वो मिट्टी में घुल जाएं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस वाटर कंजप्शन। हमें अपनी जो वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अमाउंट को हमें कम करना चाहिए, एक्सेसिव वेस्ट वाटर का नहीं करना चाहिए। हम कैसे कैसे वाटर के यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें अपना टैप ऑफ करना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हों। हमें नल ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, और हमें अपनी वॉशिंग मशीन का यूज़ तब करना चाहिए जब उसमें कपड़े भरे हों, यानी कि वो फुल हो मशीन। क्योंकि अगर हम थोड़े थोड़े कपड़े लेकर बार बार वॉश कर रहे हैं तो वाटर का लॉस हो रहा है, वेस्टेज हो रही है पानी की। क्योंकि वाटर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। तो हमें उसका कंजप्शन कम करना चाहिए, जितना हो सके हमें उतना हमें उसको सेव करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाना है, क्योंकि बिजली भी कहाँ से आ रही है, पानी से ही तो बिजली प्रोड्यूस हो रही है। पानी ही नहीं होगा तो बिजली भी नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वैसे बल्ब्स लगाने चाहिए जो एनर्जी सेव कर रहे हों, उस तरह के हमें बल्ब्स यूज़ करने चाहिए। साथ में जब हम अपने रूम से बाहर निकलें या फिर जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना हो, तब हमें अपनी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, फैंस, कंप्यूटर, सब कुछ हमें बंद करके बाहर जाना चाहिए। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को भी कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वही तो ऑक्सीजन का सोर्स है, वहीं से तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है। क्योंकि ऑक्सीजन होगी तभी तो हम ब्रीदिंग कर पाएंगे, तभी तो हम सांस ले पाएंगे। सो प्लांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर एक पर्सन एक ट्री भी लगाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी हमारे इन्वायरमेंट की, एंड पोल्यूशन वुड बी रिड्यूस्ड अलोंग विद ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब इफेक्ट भी उससे रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रो वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स कैसे हेल्प करेंगी? जो हम वेजिटेबल्स अपने घर में उगाएंगे उनमें ना ही केमिकल्स होंगे ना ही पेस्टिसाइड्स होंगे। क्योंकि जो हम बाहर से बाजार से वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं और उनको ईट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। और अगर हम अच्छी वेजिटेबल्स खाते हैं जो फ्री ऑफ केमिकल्स, फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स होंगे, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये भी इन्वायरमेंट को सेव करने का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग होती है कि जो भी हमारे घर में वेस्ट फूड है ना, वेस्ट इन द सेंस कि जो भी अगर आपका खाना रह गया है या फिर उसके जो भी छिलके होते हैं आपकी सब्जियों के, फ्रूट्स के, उनको हम अपने गार्डन में एक गड्ढा करके उसमें डाल दें। उससे जो है वो कंपोस्टिंग यानी कि खाद तैयार हो जाती है। कंपोस्टिंग इज द बेस्ट वे टू अवॉइड लिटरिंग। उससे लिटरिंग नहीं होगी। इट इज यूज्ड टू रिसाइकल ऑर्गेनिक मटेरियल। इससे जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जो भी हमारी सब्जियों का, फ्रूट्स का वेस्ट होगा, वो रिसाइकल हो जाएगा और फिर हम उसको खाद के रूप में अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। हमें बाहर से स्पेशल फर्टिलाइजर, स्पेशल खाद लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वही हमारी खाद बन जाएगी। उससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो वो काम करती है कंपोस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज रिचार्जेबल बैटरीज। क्योंकि जो बैटरीज होती हैं वो H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें वो प्रेजेंट होता है, और अगर वो एनवायरनमेंट में चला गया, वो हमारी सोइल में चला गया, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो। और बैटरीज हमारे इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होती हैं, इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रिचार्जेबल बैटरीज खरीदें, उनको बार बार चार्ज करके यूज़ करें। और बैटरीज को कभी भी हमें बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए, उनको डस्टबिन्स में फेंकें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्विट स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। पहला रीज़न तो ये कि बीमारियां नहीं होंगी, दूसरा ये कि एयर पोल्यूशन नहीं होगा। और स्मोकिंग उनको भी अफेक्ट करती है जो लोग स्मोक नहीं करते हैं। अगर आपके साइड वाला पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो आपको भी उसके अफेक्ट होते हैं, आपको भी ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री क्या होती है? एग्रोफोरेस्ट्री इज अ लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम इन विच ट्रीज, shrubs are grown around or among crops. It increases biodiversity and reduce soil erosion. एग्रोफोरेस्ट्री वो होती है जब हम कुछ भी क्रॉप्स लगा रहे हैं उनके इर्द गिर्द हमें ट्रीज लगाने होते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि बीच में कुछ फसलें लगी हैं, उनके इर्द गिर्द ट्रीज लगा दिए हैं, तो उससे क्या होगा? पहले तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, हमारी जो सॉइल की ऊपरी लेयर है वो भी डिप्लीट नहीं होगी, और साथ में बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहेगी। यहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या लिखना है। अब एंड में हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन देंगे जो भी हमने पढ़ा। Environmental education mean education about various aspects of nature and their importance in the life of a man. And environmental education help learners to aware about symptoms and causes of environmental problems. So, it is important to provide proper environmental education to every citizen of our country as well as to the people of other countries also. यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऐसी शिक्षा है वो हमें अवेयर करती है हमारे इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में, और हम उन प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सभी को इन्वायरमेंटल एजुकेशन दें, जितने भी लोग हैं सभी तक हम अपनी बात को पहुंचाएं और वो हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में हेल्प कर सकें। क्योंकि इन्वायरमेंट सभी का है, हम सभी को उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। गाइज यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।